नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो फॉर्मूला है उसको एक अच्छे ढंग से रिवाइज करके उसको बच्चों के सामने लेके आना चाहिए कि इसका फॉर्मूला ये है, जिससे कि बच्चे उस चीज से समझे और फिर उसका ये माने हाँ भाई हमने जो मार्क्स किए थे उसके अनुसार इतने नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिल सकते हैं, और जिससे प्रत्येक बच्चा अपने मार्क्स कैलकुलेट कर पाए। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या अगर ये स्कैम था, ये आपने भी देख लिया, लेकिन कुछ टीचरों के द्वारा जो पहले बताया गया स्कैम था, बाद में क्या किया गया, इसका कॉन्ट्राडिक्शन किया गया, उल्टा बताया गया कि अब ये स्कैम नहीं है, इसका कारण ये था। लेकिन आपने भी देखा कि कुछ लिस्ट क्या थी जिसमें रोल नंबर लगातार थे, उसके बाद उसका ये एक्सक्यूज दिया गया कि ये लिस्ट इसलिए थी क्योंकि वहां पे केवल हैंडीकैप बच्चे थे और फिजिकली हैंडीकैप, और उनकी कट ऑफ नीचे गई थी, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसे नंबर है, रोल नंबर है जो लगातार 3-3, 4-4 हैं, और वो लगातार होना तो कहीं ना कहीं, अगर बाकी सब चीज को हटा दिया जाए तो कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्मलाइजेशन जो तरीका है वो सबसे ज्यादा परसेंट चिन्ह लगा रहा है इसमें, इस एग्जाम के रिजल्ट में, और कट ऑफ को सबसे ज्यादा ऊपर ले जाने का कारण भी वही है। तो हम यहां पे आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि अगर जैसे जैसे अब ये एग्जाम किसी भी संस्था या किसी टीचर या किसी और कैंडिडेट्स के द्वारा अगर PIL फाइल कर दी गई कोर्ट में, तो वो ये समझे कि आपका जो मेंस एग्जाम्स है उसकी डेट एक्सटेंड होगी, और अगर उसका 1% आप ये मान के चलें, अगर जो नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका अपनाया है SSC ने उस तरीके से और किस आधार पर दिया गया है वो तो मैं ये बात नहीं कहूंगा। SSC बहुत एक प्रतिष्ठित संस्था है और उसने जिस तरीके से ये नॉर्मलाइजेशन किया है वो सही है, उसका फॉर्मूला भी सही है, लेकिन जिस आधार पर कुछ बच्चों को दिया गया लगातार और उनकी वजह से कट ऑफ इतनी हाई गई, तो कहीं ना कहीं SSC को भी कोर्ट में क्लैरिफिकेशन देना होगा। अब वो क्लैरिफिकेशन आएगा, अगर मानो आप उसका 10 दिन या 15 दिन लगे, तो उसमें जो क्वालिफाई बच्चे हैं वो, और जो स्टूडेंट पास नहीं कर पाए, मतलब जो क्वालिफाई नहीं हो पाए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट समय है। क्योंकि अभी 2025 का जो कैलेंडर आउट किया है उसमें SSC ने अपने बता दिया कि CGL का एग्जाम कब होगा, क्योंकि आप ये मान के चलें कि CGL एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है। किसके लिए? ग्रेड B से जहां पे स्टार्ट होता है, और जो सब, अगर आपको थोड़ी मेहनत में, थोड़ी का मतलब यह है कि UPSC से कम मेहनत में आपको एक अच्छी पोस्ट मिल जाती है, तो उसका रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अगर जिनका पेपर पास नहीं हुआ है, वो इसका कारण क्या था, कट ऑफ ज्यादा चली गई, तो अगर कोर्ट ने नॉर्मलाइजेशन को फिर से रिवाइज कर दिया, तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि अगर रिवाइज कर दिया नॉर्मलाइजेशन को, रिवाइज पहला ऑप्शन, दूसरा या कोर्ट ये कह दे कि पेपर दोबारा लिया जाएगा, तो फिर क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट आ रहे हैं सामने। अगर रिवाइज होगा तो रिवाइज करने से पहले उसको डाटा सबके सामने लाना होगा, किस तरह से इनको रिवाइज किया गया, और दूसरा क्योंकि उससे हो सकता है कुछ बच्चे क्या कर जाएं, क्वालिफाई कर जाएं, और अगर PIL फाइल होगी तो आप ये समझें कि 2025 का भी जो एग्जाम है हो सकता है वो भी आगे खिसक जाए, क्योंकि कम से कम आप 1 मंथ से ज्यादा ले सकते हैं, मान सकते हैं कि इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि हो सकता है उसमें रिवाइज करने का फॉर्मूला उसको 10 या 15 दिन दिया जाए SSC के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, अगर मैं ये कह रहा हूं PIL फाइल हो। तीसरा, अब इनमें सुधार किस आधार पर होने चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे कि सबको जो फंडामेंटल राइट्स है ना, इक्वलिटी का, वो सबको समान हो। कैसे? जो देखिए, रॉन्ग क्वेश्चन 2 तरह से आते हैं, आपको ये भी पता है कि पहला क्वेश्चन के ऑप्शन चारों ना हो, और दूसरा ऑप्शन दे रखा हो लेकिन SSC ने उसमें टिक कर दिया हो कोई दूसरा। अब जिसने टिक गलत कर दिया, SSC ने टिक दूसरा कर दिया, जबकि होना चाहिए था दूसरा, किसी बच्चे ने वो किया, अब उसको मार्क मिलेंगे। तो इस तरह इस दुविधा से खत्म करने के लिए अगर SSC ने रॉन्ग क्वेश्चन को टिक किया है, ऑप्शन टिक किया है, तो इसका मतलब पूरा क्वेश्चन रॉन्ग माना जाना चाहिए और उसके मार्क्स सभी को मिलने चाहिए। उससे क्या होगा, इक्वलिटी आएगी, बिल्कुल सिंपल सी। दूसरा, जितनी भी शिफ्ट हुई है प्रत्येक शिफ्ट के एवरेज मार्क्स, और उसके साथ साथ वहां पे कि इतने हाई, इतने उस एवरेज मार्क्स के साथ उसमें इतने नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स भी ऐड हुए हैं, ये भी डिस्क्लोज करना चाहिए। तीसरा, रास स्कोर तो आपको सब बच्चों का डिस्क्लोज करना ही होगा, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे, और उसके बाद उनमें ऐड होने के बाद नॉर्मलाइजेशन के स्कोर, तो दोनों से जिससे डिफरेंस बच्चे को पता चलता रहे और उसको ये भी आइडिया रहे कि मेरा लगभग इसके बाद मेरा सिलेक्शन होने के लिए कितने चांस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, SSC क्या करे कि कट ऑफ को 50 और 60% के बीच में ही रखे। अगर 50 और 60% के बीच में रखेगी तो पेपर का लेवल काफी ठीक होगा, और काफी ठीक होने से सभी के लिए क्या होगा, ये स्टैंड होगा कि इस तरह से इतने % तक मार्क्स लेके आने से अच्छे क्वालिफाई होने के चांस हैं। तो कट ऑफ का 50 से 60% के बीच होना चाहिए बस। तीसरा, पेपर का लेवल, पेपर लेवल, क्योंकि मैंने ये बताया आप अगर B ग्रेड की जॉब को रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका लेवल भी, एग्जाम का लेवल भी उसी तरह का हार्ड होना चाहिए, जिससे कि बच्चे अगर प्री क्वालिफाई भी मानना, जैसे UPSC प्री क्वालिफाई मानना भी बहुत बड़ी बात होती है, ऐसे SSC प्री क्वालिफाई करना, मेंस क्वालिफाई करना बहुत, मेंस में
मतलब अपने कट ऑफ में शामिल होना वो भी बहुत बड़ी बात हो। उसके अलावा क्योंकि देखें मेंस में बच्चे फिक्स किया जाए कि उसमें 10% हो या फिर 8% हो या 15% हो, इसका फिक्स हो। और मेंस का पेपर एक ही दिन होना चाहिए जिससे कि आप नॉर्मलाइजेशन मेंस में ना कर पाए। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये हो कि बच्चों को जो मार्क्स है वो डायरेक्ट उसको डिस्क्लोज और उसको पता चले कि उस लेवल का पेपर था उसके।